पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट की एक ऐसी समस्या जो कि एक लंबे समय से चर्चा में रहती है, विवाद का कारण बना रहता है। और ये समस्या आपकी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो विवाद है उससे जुड़ी हुई है। तो आज की सेशन में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आप सभी को, बहुत जटिल लगती है समस्या, बहुत आसान बना करके आपको एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से मुझे सुनना है। आराम से एक एक बिंदु मैं आपको यहाँ पे समझाता जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है, खासकर ऐसी घटनाओं में। वैसे भी इस समस्या का उद्भव जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उसी टाइम पीरियड का है। 1947 के बाद 1948 के आसपास ये समस्या का उद्भव होना प्रारंभ होता है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है फिलिस्तीन विवाद जो है आज एक नासूर बना हुआ है। और लगातार आप नाम सुनते होंगे, बहुत सारे गाजा पट्टी का नाम सुनते हैं, पश्चिमी किनारे यानी वेस्ट बैंक का नाम सुनते हैं। और अभी आप लोगों ने देखा कि एक संगठन बनाया गया I2U2, ये संगठन अब्राहम समझौता, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लास में समझाई हैं। बट आज के सेशन में आपको यहूदी राष्ट्रवाद या कहें यहूदीवाद और अरब राष्ट्रवाद के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और लगातार कई सारे युद्ध हुए इजराइल और अरब राष्ट्रों के बीच में, चाहे 1948 का युद्ध हो, चाहे 1956 में जब सुएज नहर संकट था उस समय भी ये स्थिति बन के आई। इसके बाद जो है आपका 1967 में युद्ध की स्थिति बन के आई, और फिर 1973 में युद्ध, और फिर 1982 में युद्ध। और हर बार के युद्ध में इजराइल भारी पड़ा सभी अरब राष्ट्रों में, और फिलिस्तीन का आकार छोटा होता चला गया। आज फिलिस्तीन कुछ इस रूप में है। यदि देखा जाए तो फिलिस्तीन एक राष्ट्र की संकल्पना के तौर पे ना होकर के एक भूभाग की संकल्पना के तौर पे है। ना तो इसके पास खुद की सेना है, ना तो इसके पास खुद की पुलिस है, क्योंकि राष्ट्र के लिए सबसे आवश्यक तत्व होता है संप्रभुता उसके पास होना। और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए किसी भी देश के पास उसकी खुद की आर्मी होना बहुत आवश्यक है ना। तो वो उस चीज का पूर्ण अभाव है। और आज के समय पे इजराइल एक ऐसे देश के तौर पे है जो विश्व के सबसे शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम है, जिसके पास देखा जाए तो S-400 के बाद जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम रसिया का है, उसके बाद आयरन डोम की जो बात करते हैं वो इजराइल के पास ही है। और इसके अलावा तकनीकी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में ये देश बढ़ा हुआ है। तो कैसे इजराइल राष्ट्र का उद्भव होता है, कैसे शुरुआत में ये फिलिस्तीन था पहले पूरा का पूरा, है ना। और फिलिस्तीन से आप देख रहे होंगे जो ग्रीन कलर में पूरा देख रहे हैं, ये जो मानचित्र है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, 1947 का है। वैसे मैं अभी पूरी कहानी आपको समझाऊंगा, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। 1947 के बाद अब स्थिति कुछ ऐसी है, ठीक है। यहां पे देख रहे हैं पूरा फिलिस्तीन था ये कंप्लीट। यहां पे कई जगह पे व्हाइट डॉट आप देख रहे होंगे, ये जो यहूदी सेटलमेंट, यहूदी बस्तियां है, यहूदी आकर के इस क्षेत्र में बसे थे। क्यों बसे थे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद एक युद्ध होता है और बहुत सारा हिस्सा जो है यहूदियों के द्वारा जो है, पहले तो क्या किया जाता है, एक विभाजन किया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। जैसे हमारे देश का विभाजन हुआ धर्म के आधार पे, कौन विभाजन करके गए, अंग्रेज विभाजन करके गए। उसी प्रकार से ये ब्रिटेन के मैंडेट पे था पूरा का पूरा क्षेत्र, ठीक है। फिलिस्तीन क्षेत्र जो था, अभी मैं बताऊंगा कि मैंडेट प्रणाली क्या है, लीग ऑफ नेशन में कैसे इसको डेवलप किया, उस पे आएंगे। तो ब्रिटेन के द्वारा जो है इस पूरे क्षेत्र का विभाजन किया जाता है, जिसमें से कुछ हिस्सा यहूदियों को यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ये समझ लीजिए। वहां पे भी प्रभावशाली देश कौन से हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, यही देश हैं। तो यहां पे एक हिस्सा लगभग जो है 40% हिस्सा, लगभग 35 मान लीजिए, ये इजराइल के लोगों को मिलता है। और लगभग जो है इसमें बाकी बचा हुआ हिस्सा फिलिस्तीन को मिलता है, ठीक है। लेकिन कालांतर में लगातार युद्ध हुए। जब ये विभाजन हुआ, देखिए इस पूरी समस्या का जन्म एक ही कारण से हुआ है। फिलिस्तीन समस्या का जन्म फिलिस्तीन के विभाजन से हुआ है। और विभाजन क्यों हुआ, धर्म के आधार पे यहूदी धर्म के लोग, यानी कि यहूदी धर्म के लोगों के लिए एक क्षेत्र देना, और फिलिस्तीन के यानी यहां पे इस्लामिक लोग थे। तो अरब भाषा, देखो अरब राष्ट्र कौन से राष्ट्र हैं जहां पे अरबी भाषा बोली जाती है, अरबिक भाषा बोली जाती है। अभी मैं आपको मानचित्र में दिखाऊंगा बहुत सारे। ये आप देखिए जो आपका वेस्ट एशिया, ये आप देख रहे हैं, ये पूरे अरब राष्ट्र वाले देश हैं। इसमें ईरान नहीं आता, ईरान में पर्शियन बोली जाती है, ये आप देख रहे हैं। तो इसमें आपका फिलिस्तीन भी सम्मिलित है। जितना ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं, ये पूरा हिस्सा अरबिक बोलने वाले, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया वाला जितना भी क्षेत्र है ना। इसमें ईरान नहीं आता, इराक है, सीरिया है,
सऊदी अरेबिया है, यमन है, ओमान है, इधर सूडान, इजिप्ट, लीबिया में है ना, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ये सारे देश इसमें आते हैं। और यहाँ पे इसी में ही आपका फिलिस्तीन भी आता था। तो फिलिस्तीन एक अरबिक देश है, यानी अरब भाषा यहाँ पर बोली जाती थी शुरुआत में। और इस क्षेत्र में जो है धीरे धीरे आगमन होता है यहूदियों का। और क्यों होता है उसके पीछे कारण है, क्योंकि यहाँ पे जो जेरूशलम है, ऐसा माना जाता है कि यहूदियों का मानना था कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है उनके उद्भव का मूल स्थान था, यहीं से यहूदी का उद्भव हुआ। अब देखिए यहां पे मैं पीछे चलता हूं थोड़ा सा, मैं स्टार्ट कर रहा हूं पूरे सेशन को, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 1989 पे एक क्रांति होती है जिसका नाम होता है फ्रांसीसी क्रांति। और फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोपीय देशों में राष्ट्रवाद की भावना का संचार किया। पूरा यूरोपीय राष्ट्रवाद एक नस्ल, एक भाषा, एक राष्ट्र के सिद्धांत पर आधारित होने लगा, बनने लग गए। ठीक है, आगे चल के चाहे वो इटली का एकीकरण रहा हो, जर्मनी का एकीकरण रहा हो, या फिर अन्य बहुत सारे राष्ट्र, तो एक नस्ल, एक राष्ट्र, एक भाषा, समझ रहे हैं। इस सिद्धांत के आधार पे यूरोपीय राष्ट्र जो है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में ये एक मूल आधार बना, तो यूरोपीय राष्ट्रवाद किस पे आधारित था? एक नस्ल, एक भाषा और एक राष्ट्र के सिद्धांत पे। अब जो यहूदी थे उनका कोई अपना पर्टिकुलर स्थान नहीं था, अपना कोई क्षेत्र नहीं था जहां पे वो अपना देश कह सके। तो कई यूरोपीय देशों की भौगोलिक सीमाओं पर यहूदी रहते थे, जर्मनी में रहते थे, फ्रांस में रहते थे, कई सारे क्षेत्रों में उनका एक डायस्पोरा था, बिखराव था, क्योंकि मूल रूप से यहूदी इसी क्षेत्र में रहने वाले थे। ये जो आपका पूरा क्षेत्र है वेस्ट एशिया का, मिडिल ईस्ट का क्षेत्र जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो कालांतर में उनका मानना है कि यहां से उनका विस्थापन हुआ। जब इस्लाम का प्रसार हो रहा था तो यहां से उनको विस्थापित कर दिया गया। तो वो विभिन्न देशों में जा करके उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि एक डायस्पोरा बिखराव हो गया। कई देशों में, जर्मनी में रहे, हर जगह रहे। तो जब पूरा यूरोप बन रहा था एक राष्ट्र, एक नस्ल और एक भाषा के सिद्धांत पे, तो यहूदियों ने भी एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र की कल्पना की बात कही, यानी कि यहूदीवाद की संकल्पना का जन्म हुआ। समझने का प्रयास करिएगा, बहुत बेसिक बताऊंगा। यहूदी राष्ट्रवाद यहां पर उभर के सामने आया कि यहूदियों के लिए भी क्या होना चाहिए? एक राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, और जब ये कॉन्सेप्ट निकल के आया तो दुनिया भर में जो फैले हुए यहूदी थे उन्होंने जो मित्र शक्तियां थी, एलाइड पावर थी, उनके ऊपर दबाव डालना प्रारंभ कर दिया कि जो उनका होमलैंड है फिलिस्तीन वाला क्षेत्र, यहां पर उनके लिए एक स्वतंत्र इजराइल राष्ट्र के निर्माण में उनकी सहायता करें। एलाइड राष्ट्र में आपको पता है ब्रिटेन है, जो अमेरिका है, फ्रांस है, यही देश थे जो उस समय एक तरीके से पावरफुल कंट्रीज के तौर पे थे। तो एक तरीके से यहूदी चूंकि एक बहुत इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे तकनीकी के क्षेत्र में हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में उनका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, चाहे डिफेंस पावर की बात में हो, प्रगतिशील बहुत है, प्रोग्रेसिव बहुत है, तकनीकी से जुड़ाव बहुत है। और लगभग विश्व में आज, चाहे जर्मनी, जब हिटलर के टाइम पीरियड पे जर्मनी का प्रादुर्भाव की बात हो, आज वर्तमान में आप अमेरिका की बात करेंगे तो हर जगह पे यहूदी एक छोटी कम्युनिटी है, लेकिन बहुत आर्थिक तौर पे सशक्त है और बहुत प्रगतिशील है, तकनीकी के साथ बहुत आगे है। ठीक है, तो फिलिस्तीन समस्या का जन्म जो होता है यहूदीवाद यानी यहूदी राष्ट्रवाद से निकल के आता है। अब देखिए यहूदी राष्ट्रवाद में एक विचार आया किसका? इजराइल राष्ट्र का, जो यहूदी धर्म के लोगों का होगा। कहां पर विचार आया? जो उनका होमलैंड था, जहां से उनको लगता है कि यह क्षेत्र हमारा, यहीं से हमारा उद्भव हुआ था और यहां से हमें विस्थापित कर दिया गया है। ठीक है, अब समझने का प्रयास करते हैं कि यहूदी राष्ट्रवाद क्या है एग्जैक्टली, ये राष्ट्रवाद कैसे आया, कैसे निकल के आया। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं मैंडेट प्रणाली क्या है। दरअसल ये पूरा पहले फिलिस्तीन ही हुआ करता था। इस पूरे क्षेत्र को फिलिस्तीन कहते थे, जिसे आज हम इजराइल के नाम से जानते हैं। संप्रभु राष्ट्र के तौर पे पूरा फिलिस्तीन था। यदि मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊं तो 1910 में यहां पर ज्यादातर आबादी इस्लामिक थी। ठीक है, मतलब जो डेमोग्राफी थी उस में इस्लाम बहुल क्षेत्र था, इस्लामिक जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। लेकिन चूंकि यहूदी राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट आ चुका था, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध के पहले हिटलर के द्वारा एक बहुत बड़ी घटना की गई। पूरे विश्व भर में
एक तरीके से हिटलर ने एक नस्लीय श्रेष्ठता का जो सिद्धांत बनाया, उसमें जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार करने चालू किए गए। लगभग 50 से 60 लाख यहूदियों को गैस चेंबर पे डाल के मारना चालू कर दिया। ऐसे से यहूदी अपनी जान बचाकर, बहुत बड़ी संख्या में यहूदी अपने होमलैंड फिलिस्तीन आना प्रारंभ हो गए। तो यहां पर बहुत तेजी से संकेंद्रण बढ़ा यहूदियों का। ठीक है, ये आप देख रहे हैं मानचित्र, ये 1946 का है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का मानचित्र है, जिसमें आप ये व्हाइट कलर की जितनी बस्तियां देख रहे हैं, ये यहूदी बस्तियां हैं। खरीदने लगे यहां पे लैंड आकर के। ऐसे नहीं कि इन्होंने क्या किया, यहां पे जो लैंड थी महंगे महंगे रेटों पर यहां के शेखों से खरीदना चालू कर दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे 1910 में जहां पर यह इस्लामिक बहुल क्षेत्र था, वहीं पर एक बड़ा चेंज देखने को मिलता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन का जनसांख्यिकी बदलाव बहुत तेजी से मिलता है और पूरे विश्व भर के यहूदियों में यह तीव्र इच्छा हो गई कि अब हमें अपना एक राष्ट्र बनाना है जो कि यहूदी बहुल होगा, और इजराइल राष्ट्र की संकल्पना उनमें आ ही चुकी थी। तो ऐसे में ये पूरा डेमोग्राफिक तौर पे देखें तो यहां पे यहूदी बहुल क्षेत्र बनना ये प्रारंभ हो जाता है, और यहीं से यहूदीवाद का, यहूदी राष्ट्रवाद का एक आंदोलन चालू हो जाता है। यहूदियों का यह मानना था, दुनिया भर में जहां जहां भी यहूदी थे उनका मानना था कि उनका मूल धार्मिक क्षेत्र जो है, मूल धार्मिक देश जो है, ये फिलिस्तीन ही है। इसलिए यहूदियों को, जितने भी यहूदी थे फिलिस्तीन आने लगे, और उनका मानना था कि यहां से उन्हें पहले विस्थापित किया गया, यानी ये उनके धर्म के उद्भव का क्षेत्र है। ठीक है, तो यहां पर एक विचारधारा निकल के आती है राष्ट्रवाद की, और वो कैसा राष्ट्रवाद था, जो यहूदी राष्ट्रवाद था। ठीक है, और यहां पर पूरे विश्व भर के यहूदी एक जगह इकट्ठे होने लग जाते हैं। अभी बात करेंगे, पहले समझो जो भी चीजें मैं बताऊं। ये पहली समस्या है। ठीक है, बाकी हिटलर के द्वारा जो किया गया उसके कारण भी ये तीव्रता, मतलब उसको त्वरित कर देती है घटना कि अब तो हमें एक राष्ट्र चाहिए ही। सबसे ज्यादा देखें तो हिटलर ने इसको त्वरण प्रदान किया, तो सारे के सारे यहां पर आकर संकेंद्रित हो जाते हैं और ये यहूदी बहुल क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, और यहूदी चूंकि आर्थिक तौर पे संपन्न थे, शिक्षित वर्ग था, एजुकेटेड वर्ग था, विज्ञान में रुचि थी, प्रगतिशील था, तकनीकी तौर पे बहुत ज्यादा आगे जुड़ाव था, आर्थिक रूप से सशक्त थे। तो इस तरीके से अब एक ये आपको छोटी सी घटना, एक मैं यहां पर 1917 में एक पर्सन थे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पे 1917 की घटना है। एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स वाल्फोर। क्या नाम था? जेम्स वाल्फोर। उनके द्वारा बोला गया कि फिलिस्तीन क्षेत्र जो है ये यहूदी राष्ट्र है। एक ब्रिटेन के अधिकारी के द्वारा एक कथन बोला गया। ठीक है, और उन्होंने इजराइल की मांग का समर्थन किया, क्योंकि इजराइल की मांग लंबे समय से चल रही थी। एलाइड पावर जितनी थी उनके ऊपर दबाव बना रहे थे यहूदी समुदाय। इसी को बाल्फोर घोषणा कहा जाता है। ठीक है, पहली बात आप इसे समझिए। अब एक चीज और देखिए, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो टर्की साम्राज्य का पतन हो जाता है, सेब्रे की संधि लाद दी जाती है, फिलिस्तीन क्षेत्र पर ब्रिटेन का नियंत्रण आ जाता है। ब्रिटेन का नियंत्रण कैसे आता है? प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संस्था बनती है जिसका नाम होता है लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन बाद में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है तो यह लीग ऑफ नेशन पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और इसकी जगह पे जो है फिर यूनाइटेड नेशन बनता है। तो इसमें एक मैंडेट प्रणाली बनाई गई जिसके तहत ये बोला गया कि जो देश अभी नवजात देश हैं, स्वयं को शासित करने में समर्थ नहीं है, खुद शासन प्रशासन नहीं संभाल पाएंगे, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भी देश पहले जर्मनी या तुर्की के नियंत्रण में रहे हैं, वो सारे या तो लीग ऑफ नेशन या बाद में यूनाइटेड नेशन उन्हें अपने पास ले लेगा, अपने गोद ले लेगा, यानी उनका शासन प्रशासन यूनाइटेड नेशन चलाएगा, उनकी देखभाल करेगा, और जब वो शासन करने के योग्य हो जाएंगे तो उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। तो ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र फिलिस्तीन का ब्रिटेन मैंडेट के अंतर्गत था, ब्रिटेन के नियंत्रण में था पूरा का पूरा क्षेत्र। ठीक है, भौगोलिक रूप से अरब क्षेत्र था क्योंकि यहां पर अरबिक बोलने वाले बहुत ज्यादा थे। धर्म के आधार पर देखें तो इस्लामिक कंट्री था। लोकेशन यदि मैं आपको इसकी दिखाना चाहूं तो लोकेशन, एक मिनट, एक ये मानचित्र से आप देख सकते हैं, ये आपका भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर है। यहां पर जॉर्डन नदी है और ये जॉर्डन देश है। जॉर्डन नदी इसको पृथक करती है, अलग करती है। ठीक है, तो जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच का क्षेत्र। ठीक है,
इसको आपको कहते हैं। और ये नियंत्रण किसका था? ब्रिटेन का था। कब तक की बात है? ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात है। इसी को बोलते हैं मैंडेट प्रणाली। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब चलते हैं दूसरे विषय पर। तो बाल्फोर घोषणा हुई 1917 में। 1917 में बाल्फोर घोषणा में इजराइल राष्ट्र का समर्थन किसने किया? एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा किया गया। उधर उसके बाद हिटलर ने बड़ी संख्या में यहूदियों को मारना चालू कर दिया। यहूदी जर्मनी छोड़कर भागने लग गए। दुनिया भर में फैले जितने भी यहूदी हैं उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हुई। यहूदी राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती मिली। यहूदियों ने इजराइल के निर्माण को लेकर प्रतिबद्धता व्यक्त की कि अब भैया हमें अपना एक खुद का देश चाहिए जिसमें हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। ठीक है, इस तरीके से यहूदी राष्ट्रवाद बहुत प्रबल हो गया। और वहीं पर चूंकि ये पूरा अरब क्षेत्र था, तो जब इसके विभाजन की बात की गई यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो यहां पे अरब राष्ट्र का जन्म हो गया, अरब राष्ट्रवाद का जन्म हो गया। और ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट यहूदी राष्ट्रवाद वर्सेस अरब राष्ट्रवाद है। ठीक है, आज भी उसी रूप में ही है। पर अरब राष्ट्रवाद में पहले शुरुआत में कई सारे लीडर आए। मिस्र पहले लीडर बन के आया कि भैया मैं लड़ूंगा, टेंशन मत लो, जितने भी देश हैं। फिर मिस्र पीछे हट गया। मिस्र के बाद फिर इराक सामने आ गया कि मैं लड़ूंगा, मैं हूं। सद्दाम हुसैन थे, सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने चौपट कर दिया, खत्म। फिर इसके बाद अभी देखा जाए रिसेंट में तो ईरान अपने आप को अरब राष्ट्रवाद का अगुवा कर रहा है, बट ईरान को एक्सेप्ट नहीं कर रहा सऊदी अरेबिया। शिया सुन्नी कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और आप चीज देखेंगे कई बार पाकिस्तान भी उछल के खड़ा हो जाता है कि मैं भी, मतलब आप लोगों का, क्योंकि वो कहता है मैं परमाणु शक्ति देश हूं, बड़ी जनसंख्या मेरे पास, लेकिन अर्थव्यवस्था उसकी लीडर करने वाली है ही नहीं, इकोनॉमी। ठीक है, ओवरऑल दूसरा टेररिस्ट और बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान है। अभी वर्तमान का सिनेरियो अलग है, अभी नहीं चलते हैं। अब देखो ये मुद्दा सिर्फ ऐसा नहीं कि अरब राष्ट्रवाद और यहूदी राष्ट्रवाद इन दोनों को लेकर के हम देखेंगे। ये मुद्दे को और थोड़ा ब्रॉड लेवल पे देखें तो इस समय कोल्ड वॉर भी चल रहा था, शीत युद्ध की भेंट भी चढ़ी। ये पूरी समस्या कैसे चढ़ी मैं वो भी बताऊंगा। यहां पर ये पूरी वैश्विक शक्तियां भी आके खड़ी हो गई। एक तरफ अमेरिका इजराइल का जो है साथ दे रहा था, मिस्र का साथ दे रहा था यूएसएसआर उस समय, तो सपोर्टिव कंट्रियां बहुत सारी आ गई। और आपको मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगा कि जब कोल्ड वॉर था, भारत इजराइल के पक्ष में नहीं था। शीत युद्ध के पहले तक भारत ने इजराइल को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं माना। कब माना? जब कोल्ड वॉर समाप्त हो गया। क्यों नहीं मानते थे हम? क्योंकि हम इसको साम्राज्यवाद मानते थे, हम इसे उपनिवेशवाद मानते थे। क्योंकि ये वास्तव में देखा जाए तो किसकी जगह थी? फिलिस्तीनियों की। ठीक है, कौन यहां पर आया था? यहूदी आए थे। ठीक है, लेकिन कालांतर में उनकी संख्या बढ़ती गई। अब देखिए यूनाइटेड नेशन या ब्रिटेन के नेतृत्व में कहें, देखिए इसको एक बांट दिया गया। कैसे बांटा गया? देखिए लगभग जो है आपका 35% हिस्सा इजराइल को दे दिया गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए कैसे बांटा गया, ये आप देख रहे हैं, पतला सा एक रास्ता। जैसे आपने देखा ना भारत और पाकिस्तान को कैसे बांटा गया था, एक उस कोने में एक इस कोने में, ऐसे ही तो दिया गया था ना। यहां पे देखिएगा ये आप पतला सा रास्ता देख रहे होंगे, दोनों को जाने, यहां इधर इजराइल है, इधर इजराइल है। तो सेटलमेंट के आधार पे कि जहां पे जिसकी आबादी ज्यादा होगी वो हिस्सा उसका हो जाएगा। हमारे यहाँ पे धर्म के आधार पे पाकिस्तान का विभाजन हुआ कि जहां पे मुस्लिम बहुल आबादी होगी वो पूरा पाकिस्तान को हो जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भारत में बहुत बड़ी संख्या में कई स्टेट ऐसे थे जहां मुस्लिम बहुत आबादी, जैसे जम्मू कश्मीर ही हो गया, हैदराबाद ही हो गया, लेकिन वो भारत के ही हिस्से रहे। क्योंकि लेकिन फिर भी दो भागों में अंग्रेज बांट के गए, तो देखा जाए खुराफात तो अंग्रेजों की ही थी। अब इस तरीके से इसको बांट दिया गया। जैसे ही इसे बांटा गया अरब राष्ट्रवाद पैदा हो गया। ठीक है, जितने अरब राष्ट्र थे सब एक साथ आ गए, चाहे वो मिस्र हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, चाहे इराक हो, सब एक साथ, पूरी फौजें एक साथ हो गई। बोला इजराइल का विनाश, ये एक अवैध संतान है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, न ये था, और ये कैसे बना दिया गया। तो इजराइल का विनाश इनका एकमात्र लक्ष्य बन गया। और 1948 में इन्होंने मिल करके सभी अरब देशों ने इजराइल के खिलाफ क्या कर दिया? हमला कर दिया। हमला हुआ, इजराइल को सहायता मिली, पश्चिमी देशों से सहायता मिली, आधुनिक हथियार मिले। इजराइल लड़ रहा था अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए। उन्हें पता था कि यदि हम यहां पे हारे तो फिर दुनिया में हमारी कोई जगह
और अरब एक प्राउड के लिए लड़ रहे थे। ऐसे में इजराइल जीत जाता है। 1948 का युद्ध इजराइल जीतता है, अरब देशों के समूह को बुरी तरीके से युद्ध में पराजित करता है, और सिर्फ पराजित नहीं करता बल्कि और हिस्सा कब्जा लेता है फिलिस्तीन का। ठीक है, तो पहले एक बड़े भूभाग पे कब्जा कर लेता है, सिर्फ यहां कब्जा नहीं करता, मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप पे कब्जा कर लेता है, मिस्र पे के काफी हिस्से पे कब्जा करता है। तो जितने आए थे इनके भी कुछ कुछ हिस्से को कब्जाना चालू करता है। ठीक है, जो जेरूशलम था वहां पर भी अपनी बस्तियों का विस्तार करना चालू करता है, और निश्चित तौर पे इस युद्ध का खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? फिलिस्तीनियों को। लगभग 1 लाख लोग यहां से विस्थापित हो गए 1948 के युद्ध से। इसके बाद सुएज नहर वाला इशू आया, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण, सुएज नहर संकट, उस समय भी आपस में झड़प गए। फिर इजराइल जीता 1956 में। इसके बाद 1967 में अगेन युद्ध हुआ। 1967 में सारे अरब राष्ट्र फिर एक साथ आ गए, मिस्र आ गया, इराक आ गया, सऊदी अरब आ गया, सीरिया आ गया, अल्जीरिया आ गया, जॉर्डन आ गया, लेबनान आ गया, सब संगठित होकर फिर हमला कर दिए। ठीक है, और जब इन्होंने हमला किया तो इजराइल ने फिर इन सबको एक साथ पराजित किया, और गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, इसको गाजा पट्टी कहते हैं। आप देख रहे हैं, ये है गाजा पट्टी, ये अभी मिस्र से बॉर्डर इसकी लगती है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है इसको बोलते हैं पश्चिमी किनारा, वेस्ट बैंक। इसके ऊपर है गोलन हाइट्स, ये अब इजराइल के कब्जे में पूरा गोलन हाइट्स बोलते हैं। ठीक है, कई बार पूछता है गोलन हाइट्स हालिया समय में अखबारों में, तो कहां पे? मिडिल ईस्ट का ये पूरा सारा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये आपका पश्चिम, यहां पे इसने, और ये पूरा ये वाला हिस्सा आपका जेरूशलम का हिस्सा है। अभी आपने सुना था पिछले साल जो है अमेरिका ने ऑफिशियली राजधानी घोषित कर दी, ठीक है, इजराइल की। तो पहले एक युद्ध हुआ, काफी क्षेत्र कब्जा लिया, फिर युद्ध हुआ, फिर कब्जा लिया। ठीक है, दिखाते जा रहा हूं, पहले ये तो बंटवारे से मिला, फिर युद्ध हुआ, फिर कब्जा, ये पूरा युद्ध के द्वारा फिर धीरे 1967 का युद्ध हुआ, इजराइल का रूप बड़ा हो गया। ये वाला हिस्सा जितना था फिर इसको, इस पूरे हिस्से को कब्जा लिया इजराइल ने। ठीक है, इसके बाद फिर 1973 में युद्ध कर डाले, और इजिप्ट और सीरिया ये दोनों मिलकर के लड़े थे, और जब तो सीरिया को बुरी तरीके से पराजित किया, इजिप्ट को बुरी तरीके से पराजित किया, और फिर काफी क्षेत्र को कब्जा कर लिया, क्योंकि तकनीकी के तौर पे वो बहुत आगे है, आज भी आगे, किसी की हिम्मत नहीं है। और ऐसे में उसका विस्तार होता चला गया, आज इतना बचा है। देश के नाम पे तो भी नहीं है, छोटे छोटे भूभाग में बट के रह गया है ये आपका। ये आप देखिए, ये स्थिति बची है, ये स्थिति। कोई राष्ट्र के तौर पे आप इसे, अब देखो द्विराष्ट्र सिद्धांत की थ्योरी दी जा रही है कि 2 राष्ट्र बनने चाहिए, है ना, फिलिस्तीन को भी एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया जाना चाहिए, जबकि ये था एक समय पूरा फिलिस्तीन ही। लेकिन आज फिलिस्तीन का अस्तित्व देखिए और इजराइल का अस्तित्व देखिए, तकनीकी के कारण से। थोड़ा बहुत कुछ क्लियर हो रहा है क्या स्थिति है? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं करना आपको। ठीक है, जितना मैं आपको बता रहा हूं बस इतने को समझते जाइए। तो फिलिस्तीन समस्या का जन्म किससे हुआ? फिलिस्तीन के विभाजन से। फिलिस्तीन ब्रिटेन मैंडेट के अंतर्गत था। ब्रिटेन के द्वारा क्या किया गया? फिलिस्तीन का बंटवारा, यूएन प्लान 1948, ठीक है, बंटवारा कर दिया गया। बंटवारे के बाद सारे अरब राष्ट्रवाद पैदा हो गया, है ना, अरब देश सारे एक साथ आ गए, और अरब राष्ट्रवाद में धार्मिक आधार पर चूंकि बंटवारा था ये, और सभी ने लक्ष्य बनाए कि इजराइल को नेस्तनाबूद करेंगे, इजराइल को अवैध राष्ट्र के रूप में घोषित किया, और सब ने मिलकर के इजराइल पे हमला कर दिया। और इजराइल पे किया गया सामूहिक हमले में पहले मिस्र के द्वारा लीड किया गया, लेकिन इजराइल पे पश्चिमी देशों का सहयोग प्राप्त हुआ। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अब यहां पे कोल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सोवियत संघ किसको मदद करता है? मिस्र को, और इधर अमेरिका मदद करता है इजराइल को। तो एक तरीके से देखिए वैश्विक शक्तियां भी आके खड़ी हो गई। सभी अब अरब राष्ट्र बार बार पराजित होते हैं, और पराजित होने के बाद इनको यह लगता है कि कब तक हम एक साथ लड़ते रहेंगे, कब तक ये चीजें होती रहेंगी। लेकिन टारगेट सबका यही था। लेकिन इसके बाद 1964 में एक संस्था बनती है जिसका नाम होता है फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, पीएलओ बनती है, ठीक है, जिसका उद्देश्य होता है कि फिलिस्तीन को पूरा मुक्त करवाना है।
लेकिन कालांतर में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये भी अपने जो इसका भी उद्देश्य होता है वो भी खत्म ही हो जाता है। लेकिन अमेरिका इससे बड़ा शातिर देश है। आपको पता है कि वो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में जब वो होता है तो फिर वो किसी को, वो चाहे जितनी फिर लड़ाइयां करा दे, जो कुछ करा दे, वो कोशिश करता है कि जीत उसी की रहे। और ऐसे में अब आप समझने का प्रयास करिएगा, 1979 पे कैंप डेविड वार्ता होती है 1989 में, ठीक है। और कैंप डेविड वार्ता में मिस्र और जॉर्डन के द्वारा इजराइल को दर्जा दे दिया जाता है एक राष्ट्र का। सोचिए कितनी बड़ी फूट है। जहां मिस्र और जॉर्डन लड़ते थे, मिस्र अगुवाई करता था, वहीं पे अमेरिका के द्वारा मिस्र और जॉर्डन दोनों मिलकर इजराइल को वार्ता करने लगते हैं। अब यहां पे एक चीज देखिए, देखा जाए तो अरब देश थे ये सारे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे एक ही थे। पर क्या धर्म अंतरराष्ट्रीय राजनीति में काम करता है? बिल्कुल नहीं करता है। यहां पे काम करते हैं राष्ट्रीय हित, ठीक है। और जब मिस्र ने इजराइल को मान्यता प्रदान कर दी तो इराक सामने आ गया, सद्दाम हुसैन सामने आ गए, यूनाइटेड नेशन ने उसको भी खत्म कर दिया, ठीक है। और जब इराक चला गया तो अभी ईरान देख रहे हैं कितने सैंक्शन लगाता है, कितनी सारी चीजें होती हैं। और अभी देखिए वर्ल्ड सिनेरियो कैसा बना हुआ है। अमेरिका के खिलाफ कौन कौन खड़ा हुआ है? यदि आप देशों के तौर पे देखें तो क्या अमेरिका की रशिया से बन रही है? क्या अमेरिका की चाइना से बन रही है? क्या अमेरिका की ईरान से बन रही है? क्या अमेरिका की इजराइल से बन रही है? बिल्कुल बन रही है। क्या अमेरिका की सऊदी अरेबिया से बन रही है? क्या अमेरिका की यूएई से बन रही है? संयुक्त अरब अमीरात से? बिल्कुल बन रही है। अभी आपने देखा अब्राहम एकॉर्ड हुआ है ना, जिसके तहत इजराइल को बहरीन ने, कतर ने और यूएई ने मिल करके क्या किया है, एक राष्ट्र के तौर पे दर्जा दिया है अब जाके इजराइल को। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। और एक चीज दिमाग में बैठाइए, जब यूएई ने दर्जा दे दिया हो, क्योंकि पश्चिम एशिया की धुरी है इकोनॉमी की, तो सऊदी अरेबिया भी धीरे धीरे आ ही जाएगा। लेकिन ईरान एक नासूर बना हुआ है इस समय। कैसे नासूर बना हुआ है? आपको क्या लगता है कि जो गाजा पट्टी से हमले होते हैं, यहां पे एक संगठन है जिसका नाम है हमास, आए दिन फायर करता रहता है। 100 मिसाइलें मार दिया, 200 मार लिया, 1000 मार लिया, 12 लेकिन इसके पास क्या है? इजराइल के पास एक बहुत शानदार मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको आयरन डोम कहते हैं। यदि इसने 1200 मिसाइल मारी भी तो लगभग 90% मिसाइल वही खत्म कर देता है, ठीक है। थोड़ा बहुत क्षति होती है, लेकिन मिसाइल जब एक इजराइल मारता है ना तो हालत खराब हो जाती है। इनके पास कुछ नहीं, पर इसके पास, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। इसको सपोर्ट इजराइल कर रहा है। यमन में हाउदी विद्रोहियों वाला मुद्दा आप लोगों ने सुना ही होगा कि यमन भी अशांत रहा। पिछली बार यमन संकट में भारतीयों को कितनी बड़ी संख्या में निकाला गया। तो यहां पर कौन सहयोग कर रहा है उसका? यहां पर भी यदि आप देखें तो इनडायरेक्टली यमन में हाउदी शिया विद्रोहियों को भी बढ़ा रहा है कौन? ईरान। ईरान के द्वारा ही हमास को सहयोग दिया जा रहा है। ईरान के द्वारा ही हिजबुल्लाह समूह जो लेबनान में है वहां पे सहयोग दिया जा रहा है। तो ईरान इस समय अपने आप को लीडर समझने की कोशिश कर रहा है कि अरब राष्ट्र जितने भी हैं, वैसे वहां वो अरब राष्ट्रों में नहीं आता क्योंकि वहां पे पर्शियन लैंग्वेज है, पर इस क्षेत्र का लीड करने की चाह में। क्योंकि ईरान को सपोर्ट कौन कर रहा होगा? रूस और चाइना। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, समझ रहे हैं ना। ये तीनों के खिलाफ एंटी, और वो नहीं चाहते कि मध्य एशिया में अमेरिका का वर्चस्व बन पाए। और अमेरिका वर्चस्व किसके माध्यम से बना रहा है? सऊदी अरेबिया के माध्यम से, इजराइल के माध्यम से। इस क्षेत्र में अपनी वो जो है धाक लगा के रखना चाहता है। तो रूस और चीन ईरान को पीछे से पुशअप। आपको पता होगा कि पिछली बार न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर के काफी विवाद हुआ था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो मैटर है, ये पूरा का पूरा मैटर यहूदी राष्ट्रवाद वर्सेस अरब राष्ट्रवाद हुआ। लेकिन कालांतर में शीत युद्ध के पहले की स्थिति क्या रही? देखो, शीत युद्ध के पहले रूस, चीन, भारत, ये जितने भी देश हैं, इजराइल को मान्यता नहीं दी गई। क्योंकि भारत चूंकि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र था, सबसे पहले हम साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध में थे, तो हम मानते थे कि यहां पर इजराइल को लेकर हमने विरोध में भी कुछ नहीं बोला, बट हमने मान्यता नहीं प्रदान की। लेकिन 1991 के बाद जब हमने देखा कि पूरा का पूरा जो दावेदार है वो बन गया अमेरिका, पूरे विश्व का वर्ल्ड लीडर के तौर पे अमेरिका निकल के आया, तो रूस
भारत, चीन, सभी ने जो है इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान कर दी और डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लिए। हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन बनते हैं 1992 पे, 1992 में इजराइल के, क्योंकि इजराइल धीरे धीरे सशक्त राष्ट्र के तौर पे स्थापित हो रहा था, टेक्नोलॉजी के तौर पे स्थापित हो रहा था। तो भारत अपने राष्ट्रीय हितों को लेकर के इजराइल के साथ हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए और इजराइल को मान्यता प्रदान की। इसके बाद फिलिस्तीन को भी लगा कि यार मान ही लेना चाहिए, तो 1993 में ओस्लो सम्मेलन हुआ और ओस्लो सम्मेलन में फिलिस्तीन के द्वारा भी द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को स्वीकार लिया गया। ठीक है कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक हिस्सा फिलिस्तीन का। अभी तक क्या विरोध था कि इजराइल को नेस्तनाबूद करना, इसका विनाश करना है। अब 1993 में पहली बार जो है इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी। किसने कर दी? फिलिस्तीन ने स्वयं। ठीक, अब 2020 में अब्राहम समझौता हुआ है। जब दुनिया कोविड-19 से लड़ रही थी ना, तो ट्रंप महोदय दूसरा गेम खेल रहे थे। उन्होंने कहा यूएई, बहरीन, कतर, इन सब को एकजुट करके ईरान को, इजराइल को मान्यता प्रदान करके अभी एक ग्रुप बना है I2U2 ग्रुप, एक नया क्वाड बना दिया गया। ठीक है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ये, लेकिन हमास यहां पे, चूंकि इजराइल का सपोर्ट है, यहां पे इराक का सपोर्ट है, तो हमास यहां पे चुनाव भी लड़ता है, लेकिन अमेरिका के द्वारा या फिर जो अन्य जो पश्चिमी देश हैं उनके द्वारा इसे एक आतंकवादी संगठन के तौर पे भी घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और बड़ी से, क्योंकि हिंसा का सहारा लेता है यहाँ पे लगातार जो है। ये वाला जो हिस्सा है, ये देखो इनके पास कुछ नहीं है, ना तो कोई पुलिस है, ना तो कोई सेना है, ना तो कुछ है। ज्यादा से ज्यादा कोई मैटर होता है तो पत्थरबाजी कर लेते हैं, पत्थर और डंडे से लड़ाई है। ठीक है, इसीलिए इनका अपने पास, इनके पास ना तो कोई फौज है, ना तो कोई एयरफोर्स है, ना तो कोई डिफेंस सिस्टम है। ठीक, और ये वाला इनके पास, आप ये देखिए यहाँ पे मिस्र से बॉर्डर लगी हुई है, ये मिस्र की बॉर्डर है यहाँ से, तो यहाँ से इराक खेल करता रहता है, अपना भेजता रहता है। और ये टाइम टू टाइम पे आप जो भी सुनते हैं, ये गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है, गाजा पट्टी वाला क्षेत्र है। अब देखो, यदि मुझे जो समझ में आता है, मैं कभी भी, जब कभी ये मैटर फिर से पिछले साल उभर के सामने आया था, कि जब कभी भी हमास ये गलती करता है तो मुझे लगता है कि ये अभी मूर्ख है। क्यों? क्योंकि इजराइल को हरा पाना मुश्किल है, और वो तो चाहता ही है कि इनको बार बार उकसाया जाए। 2-4 बार यदि इसने ऐसी गलती की, उसको क्या है, इतना तक वो कवर कर लिया है। वो तो चाहता है कि ग्रेटर इजराइल बनाया जाए, ये सब खत्म कर दिया जाए, फिलिस्तीन और वगैरह जितने भी देश है, पूरा यहां पे पूरा इजराइल ही बनाना है उसको, इस पूरे क्षेत्र को। समझ रहे बात को? तो हमास बार बार यहां पे फायरिंग करता है, नुकसान ना के बराबर इजराइल का होता है, लेकिन जब इजराइल चालू करता है तो यहाँ पे आम जनजीवन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। तो गाजा पट्टी में एक संगठन है हमास, जो बार बार जो है इस पूरे क्षेत्र को अशांत करता रहता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, समाधान क्या होगा? देखो, समाधान बताना तो बहुत आसान है, लेकिन समाधान ऐसा हो जाए तो फिर कोई अलग बात है। तो मैं समाधान तो आपको बताऊंगा कि समाधान क्या हो सकता है इसका, ठीक है, लेकिन समाधान ऐसा होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो यहां पे पूरा का पूरा जो मैटर है, अब आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गई होगी कहानी। बाकी मैं आपको सारी चीजें लिखवा भी दूंगा, तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी इस समय देखो, ये हमास है, लगभग 6 लाख जनसंख्या है यहाँ पे, गाजा पट्टी की 6 लाख जनसंख्या है। और ऊपर यहाँ पे ये लेबनान की बॉर्डर पे है सिया संगठन, हिजबुल्ला संगठन। ठीक है, हमास आपका सुन्नी संगठन है और जो हिजबुल्ला है आपका सिया संगठन है। तो ये भी आपका, इसको भी इराक की मदद से यहाँ पर भी बहुत ज्यादा अशांति इजराइल को फैलाने के लिए काम किया जाता है इस पूरे क्षेत्र में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैटर है आपका। यदि इस मैटर के समाधान की ओर जाएं तो समाधान बहुत आसान है। समाधान एक ही है, द्विराष्ट्र सिद्धांत, कि द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो थ्योरी है उसे स्वीकार कर लिया जाए, और स्वीकार करके जो है यहां पर एक फिलिस्तीन राष्ट्र बना दिया जाए, और एक राष्ट्र आपका, अभी इसी दिशा में प्रयास किया जाता है। लेकिन इसकी समस्या क्या है, हमास चाहता है इजराइल का संपूर्ण विनाश। फिलिस्तीन के अंदर भी 2 गुट बन चुके हैं, फिर से वो वापस उसी बात पे लौट रहा है। जब 1993 में स्वीकार लिया गया था, लेकिन अब
कहीं ना कहीं पे जो सह अस्तित्व की बात थी कि फिलिस्तीन भी रहेगा, इजराइल भी रहेगा, लेकिन लगातार हमास जो है गाजा क्षेत्र से यहां पे इजराइल के ऊपर हमले करता रहता है और जैसे ही कोई बात आगे बढ़ती है उसको वो बिगाड़ देता है। ठीक है, जबकि पश्चिमी किनारा जो आपका है वेस्ट बैंक वाला, यहां के लोग जो है शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते हैं और वो चाहते हैं, अभी समझिए यहां पे जितना भी रोजगार है सब इजराइल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जितना भी इजराइल को लेबर मिलती है वो सारी की सारी लेबर आपकी फिलिस्तीन से आती है। ठीक है, लेकिन जो है अब यही एक उपाय है। अब आप सोचें कि इजराइल समाप्त हो जाएगा तो ये बहुत कठिन है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इसमें चूंकि आपको पता है कि पश्चिमी देश भी लगे हुए हैं, तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि दो राष्ट्रों को यहां पर स्टैब्लिश कर देना चाहिए। अब चूंकि इसको मान्यता भी अरब राष्ट्रों ने ही दे दी है, यूएई ने दे दी, बहरीन ने दे दी, कतर ने दे दी, आपका मिस्र ने दे चुका है, जार्डन दे चुका है, तो कई देशों ने, मिस्र और जार्डन चूंकि पास में 3-4 बार पहली बार तो कुट चुके हैं ये जब भी लड़े, और दूसरा बॉर्डर इनकी साझा होती है, तो इन्होंने इस क्षेत्र में जो है मान्यता देना ही बेहतर समझा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है आपका, इसमें कोई किसी को दिक्कत तो नहीं हुई, समझ में आ गया पूरा का पूरा मैटर। अब यहां पे जो बड़ा जो एक तरीके से गेम प्लेयर बन रहा है वो बन रहा है ईरान। अमेरिका से इतना ज्यादा नहीं डरे हुए सारे देश जितना ईरान से डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि ईरान जो है लगातार इस तरीके की गतिविधियों में जुड़ा हुआ है, लगातार इस तरीके की गतिविधियों से लगा हुआ है। ठीक है, भारत का दृष्टिकोण क्या है? ठीक है, भारत भी आरंभ से ही इजराइल फिलिस्तीन विवाद के उपाय के तौर पे संयुक्त राष्ट्र संघ के द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकारता है। हम अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप पहले हम फिलिस्तीन के पक्ष में झुके थे। क्यों झुके थे? अरब राष्ट्रों के साथ हम अपने संबंध नहीं खराब करना चाहते, क्योंकि यहां से हमारी पेट्रोलियम या ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, लेकिन भारत जो है पहले शुरुआत में इजराइल के विरुद्ध जो है मतदान करता रहा है। ठीक है, जिसका कारण मुख्य अरब देशों को हम नाराज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब I2U2 आपने देखा, ये संगठन बनने से अब भारत खुल के जो है इजराइल का सपोर्ट कर पाएगा, और इजराइल से हमारे बड़े स्तर पे हम अपनी सैन्य जरूरतों को पूरा करते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी ईरान से, ये इजराइल से हम इंपोर्ट करते हैं। तो आने वाले समय पे अब हमारे जो रिश्ते हैं इजराइल से बेहतर होने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, खासकर ये सरकार को लेकर के। ठीक है, तो मेन एक ही इसका जो है सुझाव है, वो है द्विराष्ट्र सिद्धांत को मान लेना चाहिए। वहां के नागरिकों के हित में भी है और वहां के लोगों के हित में भी है, और ये चीज वहां के देश अब समझ रहे हैं, इसलिए इजराइल को अब मान्यता वो दे चुके हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा विवाद है, और इस विवाद को लेकर के लंबे समय से चीजें चल रही थी। ठीक है, कोई समस्या समझ में आया क्या मैटर है पूरा का पूरा? ये कई क्षेत्रों को लेकर के वो एकजुट, बिल्कुल उसकी तो प्लानिंग है, वो तो चाहता है कि पूरे क्षेत्र को वो एकजुट कर ले, लेकिन यदि ये उसे छेड़ेंगे तब। ठीक है, वो तो एक दूरदृष्टि, उसने अपना विजनरी गोल बना रखा है, और इसीलिए वो अपने आप को तकनीकी तौर पे लैस करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये सपने इन्हें छोड़ना पड़ेगा। देखो एक चीज समझो, पश्चिमी एशिया के देशों के पास पेट्रोल के अलावा और कुछ भी नहीं है। यदि आप देखो तो कोई और दूसरी ना तो तकनीकी है ना कुछ है। इन्हें भी पता है कि हमारी यदि पूछ है तो केवल पेट्रोल को लेकर के है, कल के दिन पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो फिर हमारी कोई, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज को लेकर के विश्व राजनीति में आपको समझना पड़ेगा। आप चूंकि इंटर कर चुके हैं, जब विश्व के बड़े बड़े देश इसमें इंटर कर चुके हैं, वो इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इजराइल को यहां से हटा पाना बड़ा कठिन काम है। इजराइल तो इस क्षेत्र में अब जो चाह रहा था एक स्वतंत्र पहचान बनाना, स्वतंत्र पहचान भी बना चुका है, और एक सशक्त राष्ट्र के रूप में पहचान बना चुका है। वहां की एक खुफिया एजेंसी हमास, विश्व की सबसे, मोसाद माफ करिएगा, हाँ हमास तो मोसाद है ना, हाँ, विश्व की सबसे खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पे, जो बड़े बड़े इतने बड़े बड़े मामले हुए हैं उन सभी पे जो है आकर के वो खड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं पे एक सोच है जिसको लेकर के, ठीक, चलिए अब इस पूरे विषय वस्तु को एक बार मैं आप लोगों को आपके पन्नों में छपवा देता हूं ताकि आप लोग को एक कॉन्फिडेंस आ जाए।